मैं राधाकृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सेगमेंट में पहला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सुविधा सेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल IPFC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है इसे मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा बोलता है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की भारतीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में IP संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। देखिए न्यूज़ में क्यों है ना, इससे सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप जो है कोई चीज बनाए, मान लीजिए, है ना, बात हमारी समझिए, कोई सामान आप बनाते हो जो आपके पास रहता है, वहां तक समझ में आई बात आपको, वो उस पर आपका अधिकार होता है उस सामान पर, लेकिन आपने रिसर्च किया, डेवलप किया, अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसी चीज बनाई जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर वह मार्केट में आता है वह चीज, तो हर कोई उसको देख सकता है, ठीक है, और हर कोई उस चीज को कॉपी कर सकता है। समझ पा रहे हैं बात आप? आपने रिसर्च करके, दिमाग सालों साल लगा करके, ढेर सारे पैसे लगा करके आपने कुछ डेवलप किए और वो मार्केट में आया है। अब मार्केट में कोई भी उसे कॉपी कर ले तो फिर तो आपका जो रिसर्च था, जो डेवलप था, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो वही ना होने पाए, बौद्धिक जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो इसी के तहत ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं वो सेट किए गए। उसमें एक फैसिलिटेशन सेल भी है जो मतलब कि लोगों को सहयोग करता है कि अगर आपकी कोई बौद्धिक क्षमता के द्वारा कुछ आपने विकसित किया है तो उस पर एक तरह का यूं कहें कि पेटेंट लेने के लिए कि सिर्फ उसके आप हकदार हैं, वो मदद करती है। ठीक, तो आप ये समझिए यहां पर कि न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना ने एक PPE डेवलप किया है, और ये जो डेवलपमेंट हुआ था जिस दिन न्यूज में आया था, मैंने आपको पढ़ाया है। ये भारतीय नौसेना ने जो PPE डेवलप किया है, ये PPE की विशेषता ये है कि पहली बात तो तुलनात्मक रूप से काफी सस्ता है, ठीक, और दूसरी बात ये है कि इसमें उच्च सांस लेने की क्षमता है। मतलब कि सांस जो है यहां पर उच्च दर से आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक तरह का यूनिक डेवलपमेंट है, भारतीय नौसेना ने बनाया है। तो उसी पर जो है कि ये मेरा पेटेंट हो, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है कि इस तरह की जो बात है वो मैंने अपने हिसाब से डेवलप की है। तो भारतीय नौसेना ने उसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। एक बार पेटेंट मिल गया तो फिर उस तरह का फैब्रिक या उस तरह की क्वालिटी, उस तरह का अगर मटेरियल कोई और बनाना चाहता है तो बिना आपकी परमिशन के नहीं बना सकता है, या बना ही नहीं सकता है तब तक जब तक आप परमिट नहीं करेंगे, ठीक। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भारतीय नौसेना ने मतलब रक्षा मंत्रालय ने, नौसेना का में तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, रक्षा मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा सुविधा सेल के द्वारा ये पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। किस चीज के पेटेंट के लिए? ये है PPE के लिए, PPE के पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, ठीक। पेटेंट मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर उस तरह का कोई दूसरा और नहीं बना सकता है, वो फैब्रिक, वो चीजें इस्तेमाल दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, किसके किसके सहयोग से मिला है ये समझ में आ रहा है आपको। अब ये देखिए, जो भारतीय नौसेना के इनोवेटर्स हैं, मतलब जो इनोवेटर्स मतलब नई चीजें खोज करते हैं, वो लोग ये बौद्धिक संपदा सुविधा सेल IFSC
के द्वारा मतलब कोलैबोरेट करके इन चीजों पर काम कर रहे हैं। और ये जो स्थापित हुआ है ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत है ना, स्थापित 2018 में हुआ था ये सेल, ठीक। और इसका काम है कि जब कोई बौद्धिक प्रॉपर्टी दिखे तो उसको पेटेंट कराने के लिए फैसिलिटेट कराना, यानी कि सहयोग प्रदान करना, ये इसका प्रमुख काम है। तो यहां पर आप देखिए इसे मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत स्थापित किया गया था, ये भी लाइन सही है। दूसरा, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की भारतीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में आईपी संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से, आईपी मतलब ये यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब है बौद्धिक, जो बौद्धिक शक्ति होती है, बौद्धिक जो संपदा होती है उससे बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों लाइन सही है। इस प्रकार आपका ये सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखिए डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन की योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे यहां पर ब्याज सबवेंशन क्या होता है। सबवेंशन यहां पर एक तरह का सब्सिडी ही है ना। ध्यान देंगे अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि डेयरी क्षेत्र पर एक नया ब्याज सबवेंशन स्कीम लाया गया है इस लॉकडाउन की स्थिति में। क्या स्कीम है, बोला कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 2% का ब्याज सबवेंशन स्कीम अलग से दिया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से बजट दिया गया है। अब ये क्या है ब्याज सबवेंशन स्कीम, समझिए बात हमारी। ऐसे एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, अगर आप 100 रुपए मान लीजिए लिए लोन के तहत, ठीक, आपने 100 रुपया लोन लिया, मान लेते हैं कि इस 100 रुपया पर जो ब्याज है आपको 9 रुपए देना है, ठीक। तो सरकार क्या बोल रही है कि इस पर आपको अगर डेयरी का कोई काम करने जा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट का कोई काम करने जा रहे हो, और उस वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, एक होता है कि मशीन सेट करने की पूंजी होती है और एक होती है कि वर्किंग कैपिटल, मतलब कि उस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो पूंजी चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक। तो वर्किंग कैपिटल पर सरकार 2% ब्याज सबवेंशन देगी, यानी कि आपको 2% की सब्सिडी देगी, ठीक है। अब 9% की बजाय आपको कितना देना पड़ेगा, 7% देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है अगर आप सही समय पर इसे चुका दिए, मतलब जिस समय पर चुकाना है उस सही समय पर अगर आप चुका दिए तो आपको 2% जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक। तो कुल मिलाकर के पता लगा कि आपका 2% सरकार ने छूट दे दिया, 2% एक एक्स्ट्रा सबवेंशन जो है आपको मिल गया, तो कुल मिलाकर के आपको 5% पेमेंट करना पड़ा। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको केवल, ठीक। तो इसे ही कहते हैं सबवेंशन स्कीम। तो डेयरी प्रोडक्ट में जो है ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबवेंशन। पहले सब्सिडी बोला जाता था, अब सबवेंशन बोला जाता है। सबवेंशन इसलिए बोला गया कि सबवेंशन उस क्षेत्र में बोला जाएगा, सब्सिडी किसी भी सेक्टर में हो सकता है, सबवेंशन बोलेंगे पर्टिकुलरली उस सेक्टर में जो सेक्टर पहले से ही कमजोर है, उसको अगर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है तो उसे सबवेंशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड NDDB आनंद के द्वारा जो है इसको क्रियान्वित किया जाएगा, ये पूरा स्कीम, क्लियर। तो आइए देखते हैं, यहां पर बोलता है केंद्र सरकार ने 2021 के दौरान कार्यान्वयन के लिए डेयरी गतिविधियों में शामिल डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन की एक नई योजना शुरू की है। बिल्कुल सही, नई योजना शुरू की है, ठीक।
आगे बोलता है इस योजना में 6% प्रतिवर्ष ब्याज उपबंध प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये गलत बात है ना, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर 2% ब्याज सबवेंशन की बात की गई है हर साल। ठीक है, तो दूसरा लाइन गलत है, पहला लाइन सही है, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? परियोजना में 6 साल से अधिक की देरी हो चुकी है बनने में। इंपॉर्टेंट है, ये जो बांध बन रहा है ये सबसे ऊंचा भारत का बनेगा, मतलब अगर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 278 मीटर की होने वाली है। बन जाएगा तो सबसे ऊंचा होगा और सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के रूप में बना, मतलब इसको देखा जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक 6 साल की देरी हो चुकी है और इस पर निर्णय नहीं लिया जा चुका है। परियोजना का नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। तो जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, ध्यान देंगे इसको कि पर्यावरण मंत्रालय जो है, ध्यान देंगे सवाल कहां से पूछता है, वो सारे चीज मैं आपको ला के दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको यहां डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसके अलावा इससे सवाल क्या बनेगा उसको एक्सप्लेनेशन में मेरा देने का काम है। तो देखिए, कोई भी अगर मतलब कोई भी जमीन हो, सरकारी जमीन हो, वो उसमें वन से संबंधित जमीन हो, अगर उसको सरकारी किसी काम के लिए देना है तो उस पर निर्णय लेने का काम पर्यावरण मंत्रालय का होता है। पर्यावरण मंत्रालय का एक सर्वोच्च जो पर्यावरण मंत्रालय में भी कई सारी संस्थाएं हैं, तो बोलता है पर्यावरण मंत्रालय में जो सबसे ऊंची संस्था है उसे वन सलाहकार समिति के नाम से जाना जाता है। इस वन सलाहकार समिति का काम होता है कि वह यह निर्णय लेके बताए कि कोई वन भूमि औद्योगिक भूमि में कन्वर्ट यानी बदलने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान देंगे ये दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग घाटी में, जो दिबांग घाटी जिला है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें दिबांग नदी है, वहीं पर इसको बनाना है और उसमें 1165 हेक्टेयर जमीन जाएगी जो कि वन क्षेत्र है। ठीक, उसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब अगर उसको औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वहां की विविधता है वो खत्म हो जाएगी, औद्योगिक निर्माण होगा वहां पर। तो उसके लिए निर्णय लेने का काम पर्यावरण मंत्रालय के वन सलाहकार समिति का होता है। क्लियर? तो पर्यावरण मंत्रालय का वन सलाहकार समिति ने न्यूज में, अभी जो कल न्यूज में है वो इसलिए क्योंकि इसने टाल दिया, इसने फिर से टाल दिया। 6 साल पहले से ही डिले चल रहा है मामला, 6 साल से ये टलता जा रहा है। कल एक बार फिर इसको टाल दिया गया। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। दिबांग नदी पर ये बनने वाला है और ये बन करके जब खड़ा होगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। ये जो बांध है, ये बांध कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, बांधों के प्रकार में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, कई प्रकार होते हैं, इसमें एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध इसे कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। और जब ये बन के तैयार होगा तो एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, यानी कि जल से बिजली पैदा करने की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में ये देखा जा रहा है। और सबसे ऊंचा जो है ये परियोजना 278 मीटर का बांध बनेगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा ये। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो दिबांग परियोजना है इसको एक बार फिर से टाल दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में है।
तो इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, कई सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल दिया हुआ है इसका तो सही आंसर बी फॉर बॉल है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि गैस रिसाव विशाखापट्टनम में हुआ है, डिजास्टर है ना। आप ये समझिए, आपदा, जब कोई आपदा आएगी, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय कारणों से हुई हो, तो उस आपदा को दूर करना, उस आपदा को दूर करने के उपाय कुछ करने पड़ेंगे सरकार को। तो सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक बॉडी बनाई जिसका नाम दिया एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये जो प्राधिकरण है वो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा। मतलब होम मिनिस्ट्री इसका गार्जियन होगा, मतलब कि अभिभावक जो निकाय होगा, जो अभिभावक निकाय एनडीएमए का होगा, वो मतलब जो है होम मिनिस्ट्री होगी। ठीक, अब इसका काम जो मुख्य उद्देश्य है, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जा सके उस पर काम करना। तो न्यूज में इसलिए है कि विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव अभी हुआ हाल में, उसके बाद इसको न्यूज में बार बार देखा जा रहा है, एनडीएमए एनडीएमए एनडीएमए, बार बार हर अखबार में आप देखेंगे कम से कम 2 से 3 आर्टिकल एनडीएमए पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जितनी संस्थाएं हैं, पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एनडीएमए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस बार। ठीक, तो एनडीएमए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कब स्थापित हुआ? 2005 में। किसके अंतर्गत आता है? ध्यान देंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो बोलता है ये एक 9 सदस्यीय 9 मेंबर की जो है ये ये जो पैनल होगा ये 9 मेंबर का होगा। इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जो मुखिया होगा इसका, वो पीएम ही होगा। गृह मंत्रालय का जो मंत्री है, गृह मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो विशाखापट्टनम में गैस रिसाव के बाद एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं कि आगे से तालाबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद किस तरीके से श्रमिक कार्य करेंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे, वो जारी किए हैं। इसलिए बार बार न्यूज में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना। तो न्यूज में है तो इसलिए इसको जो है जानना आवश्यक था। यहां पर सवाल क्या पूछता है? बोलता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर विचार करें, तो पहला लाइन बोलता है केंद्रीय गृह मंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, आगे बोलता है कि 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से एनडीएमए की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है ना। 2005 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और हाँ, बस इतना ही। तो अब इसमें जो है कौन सा सही है? 2 सही है, पहला गलत है। तो यहां पर बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी सीमा रक्षक केंद्रीय बल पुलिस है? न्यूज में क्यों है? मामला बहुत छोटा है। न्यूज में क्यों है? ये मामला बहुत छोटा है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है और क्वेश्चन इससे बहुत बड़े बड़े पूछे जा सकते हैं। न्यूज में इसलिए है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, मतलब कि हमारे गृह मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि जो भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
जो भी है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, वहां पर कैंटीन होती है। बोला कैंटीनों में अब स्वदेशी सामान ही बेचा जाएगा और विदेशी सामान नहीं बेचा जाएगा। मतलब ऐसे सामान जो इंडिया में निर्मित है वही बेचे जाएंगे, इसके अलावा और कोई सामान कैंटीन में नहीं बेचा जाएगा। तो सीएपीएफ में लगभग 10 लाख कर्मचारी हैं। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में लगभग 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिस पर लगभग 50 लाख लोग आश्रित हैं। तो इतने लोग स्वदेशी उत्पाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बढ़ावा मिलेगा। तो ये निर्णय होम मिनिस्ट्री ने लिया हुआ है। ठीक है, अब इससे जो जुड़े हुए सवाल आपके इम्तिहान में और इससे संबंधित सवाल जो उठ सकते हैं वो ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसके पूरे खेल को समझ लीजिए कि अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को बाह्य आक्रमण और साथ में आंतरिक कोई अगर गड़बड़ी होती है तो भारत के किसी भी क्षेत्र को उससे बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। भारत के किसी क्षेत्र पर बाहर से आक्रमण हो रहा हो या अंदर कोई गड़बड़ी चल रही हो तो उससे बचाने के लिए ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है भारत के हर हिस्से को। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 355। अब आगे भारतीय संविधान के अनुसूची में जो अनुसूचियां दी हुई हैं, अनुसूची के 7वें मतलब अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची के पहले से लेकर के 2A खंड तक नौसेना, सैन्य सेना और वायुसेना, नौसेना मतलब आप समझिए जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं की तैनाती कहां पर की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, इस सब का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 और शेड्यूल 7 का पहला आइटम से लेकर के 2A आइटम तक सब इसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए भारत सरकार ने इसको आधार मान करके इन संवैधानिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सात तरह के आर्म्ड पुलिस फोर्स तैयार किए हैं। ठीक है, 7 तरह के, जिसमें से 4 बॉर्डर के होंगे और 3 आंतरिक होंगे। मतलब ये भारत अगर देश है तो 4 सीमा मतलब 4 फोर्स ये बॉर्डर पर एक्टिव होंगी और 3 फोर्स इसके अंदर, देश के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो जो 4 फोर्स जो बॉर्डर पर हैं उन्हें देखिए ये नाम, पहला नाम है असम राइफल AR, दूसरा है सशस्त्र सीमा बल SSB, तीसरा है भारत तिब्बतियन सीमा पुलिस ITBP और चौथा है सीमा सुरक्षा बल BSF। ये चारों बॉर्डर पर एक्टिवेट रहेंगे। ठीक, इसके अलावा 3 और CAPF की 3 और ब्रांचेज हैं, वो है आंतरिक सुरक्षा के लिए। वो कौन कौन सी है? CRPF, CISF और NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है NSG। ठीक, तो ये 3 आंतरिक मामलों में जो है आंतरिक मामलों में सुरक्षा करती है। ठीक है, तो मामले आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते हैं। तो ये बॉर्डर पर ये 4 और ये आंतरिक, ये 3 मामले हैं, मतलब तीन तरह के पुलिस फोर्स हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कौन कौन सी सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीमा रक्षक, ये सीमा रक्षक यही 4 हैं, असम राइफल, SSB, ITBP, BSF। तो देखिए असम राइफल हो गया, SSB हो गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF आंतरिक के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें नहीं होगा, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, 1, 2 होगा तो इसमें जहां कहीं कूट में 1, 2 दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करता है IBG की। क्यों न्यूज में है? देखिए अभी आप जो है पाकिस्तान से आप देखें तो हमारा जो है गिलगित और बल्तिस्तान से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं
और चाइना से भी प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना से आपने देखा कि एक तो लद्दाख में जो है कुछ झड़प हुई थी, और एक इधर जो है नीचे की ओर जहाँ पर आपका नीचे ये जो 7 प्रदेश हैं एक अलग से, यहाँ पर भी आपने देखा था कि सिक्किम के पास कुछ लड़ाइयाँ हुई थी। तो 2 लड़ाई आपने देखी अभी हाल फिलहाल में। तो होता ये है, प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ पर क्या है कि जो सशस्त्र बल हमारे बॉर्डर के हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। तमाम तरीके के वहाँ पर उनको पहले से अथॉरिटी नहीं रहती है, पहले से उनको अगर कोई कार्य करना है तो तमाम उनको क्रियाकलाप पूरे करने पड़ते हैं, तमाम ऐसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं कि जो है एक्शन लेना हो तो समय लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक IBG बनाया है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया है। तो अभी कल न्यूज़ में हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज नरवणे ने घोषित किया कि जल्द ही अब ये एक्टिव होने जा रही है एकदम, है ना। और इसकी खास बात ये होगी कि ये आत्मनिर्भर रहेगी, दक्ष है, आत्मनिर्भर है, ब्रिगेड के आकार की रहेगी और तेजी से ये विपक्ष पर हमला करेगी। 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये संगठित होने की क्षमता रखेगी। ठीक है, तो त्वरित एक्शन, किसी भी चीज पर त्वरित एक्शन लेने के लिए इसके पास अधिकार होगा, तमाम खाना पूर्ति करने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बोला कि इसका जो रिसोर्स एलोकेशन होगा वो 3T पर आधारित होगा। 3T पर, थ्रेट, टेरेन, टास्क। थ्रेट डर होता है, या कि किस तरीके का घटना है थ्रेट, टेरेन भूभाग है, और टास्क कोई जो काम करने की जिम्मेदारी होती है। ये तीनों के आधार पर इसके रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा। तो 3T जो है, TTT यहाँ पर आधार इसका माना जाएगा। तो बेसिकली ध्यान देंगे यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, इसमें एकीकृत युद्ध समूहों में IBG के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तो IBG ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो तेजी से विपक्षी के खिलाफ हमला कर सकती है। तो लाइन सही है। दूसरा, वे स्थान के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो दोनों लाइन सही होने के कारण C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, हमने देखा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस और ये तमाम चीज़ें परिवार दिवस के रूप में लगाया है। ठीक, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जानना कि कोई जो दिवस होता है उसका कोई एक थीम होता है। ठीक, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को बनाया जा रहा है इस बार, तो इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय या जो थीम है वो ये है, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। कोपेनहेगन प्लस बीजिंग, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ठीक है, समझते हैं क्या खेल है इसके पीछे, क्या चीजें हैं। पहली बात तो थीम याद रखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने 15 मई 1993 को ही घोषित किया था, लेकिन ये एक्शन में आया था 1995 में। तो 1995 से लेकर के 2020 तक आज 25 साल हो गया, इसलिए +25 लिखा हुआ है। फैमिलीज इन डेवलपमेंट, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि किसी परिवार में सामाजिक
आर्थिक और जनसांख्यिकीय मतलब अंग्रेजी में डेमोग्राफिक कहते हैं, ठीक है। तो जनसांख्यिकीय नॉलेज का बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है कि परिवार है तो उसमें जनसंख्या किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, किस स्टेज पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद कैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति रहेगी, उन सब के बारे में बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है परिवार दिवस का। 15 मई को मनाया जाता है। तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट होगा, सामाजिक, आर्थिक और डेमोग्राफिक, ठीक। और कोपेनहेगन और बीजिंग, ध्यान देंगे यूएनओ ने जो है जब इसे घोषित किया 1993 में, ये आया पटल पर 1995 में। तो 1995 में एक कोपेनहेगन में एक सम्मेलन हुआ, कोपेनहेगन है ना, डेनमार्क, कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ, वो कोपेनहेगन में जो सम्मेलन हुआ उस पर बेसिकली सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट जो है प्रमुख उसका उद्देश्य था। तो यहाँ और साथ में 1995 15 मई को ही बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं और पुरुषों के समानता की बात की गई, ठीक है। तो इस दोनों को लैंडमार्क माना गया। इसके घोषणा में इस दोनों सम्मेलनों को लैंडमार्क माना गया। तो यहीं से जो है मनाया जाना शुरू हो गया। तो एक कोपेनहेगन और एक बीजिंग, ये दो सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं के ये जो सम्मेलन हुए हैं इसी को ध्यान में रख करके सारे डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो इसलिए फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन और बीजिंग, कितने साल हो गए? 25 साल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल जो है पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला पूछता है कि इसका प्रमुख थीम क्या था, विषय क्या था। तो प्रमुख थीम यही है ना, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन और बीजिंग +25, दिस इज द थीम। तो करेक्ट है। दूसरा, बीजिंग घोषणा पत्र को पुरुषों और महिलाओं की समानता के से संबंधित सिद्धांतों के एक समूह को लागू करने के लिए अपनाया गया। बीजिंग में मेल फीमेल, महिला पुरुषों को समानता के आधार पर समानता अधिकार देने का बात किया गया था। उसके ऊपर वाले कोपेनहेगन में सामाजिक विकास की बात की गई थी, ठीक है। तो बीजिंग वाले में महिला पुरुष दोनों को समानता की बात की गई है। तो लाइन 2 भी सही है, लाइन 1 भी सही है। तो इसलिए C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, हाल ही में समाचारों में समर्थ SAMARTH जो देखा गया है वो है क्या, है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बात, ये समर्थ जो है NIT कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, इसके द्वारा बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि और संस्थान में प्रक्रियाओं को स्वचालित कार्य करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल मतलब गवर्नेंस है, ठीक है। समर्थ एक तरह का गवर्नेंस है जो यूनिवर्सिटीज और जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर ये रहेगा। इसका प्रमुख काम होगा कि जो विद्यार्थी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध कराने का ये एक स्रोत होगा। मतलब बेहतर मैनेजमेंट टेक्निक ये अवेलेबल कराएगा। इसे जो डेवलप किया है NIT कुरुक्षेत्र ने डेवलप किया है, लेकिन ये जो स्कीम MHRD के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन मतलब कि माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत ये डेवलप किया गया है। कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी का और जो सूचना का
इम्पैक्ट होना चाहिए राष्ट्रीय मिशन पर, उसके आधार पर इसे डेवलप किया गया है। तो ये जो समर्थ है बेसिकली ये एक ई गवर्नेंस है, जो ई गवर्नेंस है जो उच्च शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ में काम करेगा, बेहतर मैनेजमेंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। दूसरा, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एक ई कॉमर्स पोर्टल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ए फॉर एप्पल जो है इसके लिए सबसे सूटेबल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ने में सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको बेहतर लगा हो सारी चीज़ें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।